हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम ऋग वैदिक काल की बात करेंगे। यानी कि हमारा ये जो एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज चली, इसमें कुछ 2-4 दिन क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन अब फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं ऋग वैदिक पीरियड क्या होता है, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसमें लोग जो थे उनका कल्चर कैसा था, सामाजिक राजनीतिक जीवन कैसा था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो ऋग वैदिक काल है, ये कब से शुरू होता है? जब इंडो आर्यन लोग जो है वो भारत में आना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा किस तरह से जो आर्यन लोग थे वो भारत में प्रवेश किए थे, कौन कौन से रास्तों से, और किस तरह से यहाँ पर उन्होंने अपना एक कबीला सिस्टम शुरू किया। यानी कि कुछ लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि उनकी बस्तियां बनी हुई थी, और कुछ लोग उनको ऐसा मानते हैं कि वो एक तरह से जो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं। यानी कि जो टपरीवास लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने पशुओं को लेकर। तो वहां से भी यानी कि अलग अलग हिस्टोरियन के अलग अलग विचार रहे हैं। यहाँ पर जो इंडो ईरानी है, उस शब्द का अर्थ क्या है? इंडो आर्य और ईरानी दोनों को मिलाकर, यानी कि इंडो आर्य और ईरान, यानी कि दोनों लोगों को, यानी कि दोनों सभ्यता को जब हम मिलाते हैं तो उस समय पर जो है इसको इंडो ईरानी, इसका जो वर्ड एक कंबाइन करके दिया जाता है। पहले इस क्षेत्र को, यानी कि जहां से ये आर्यन और ईरानी लोग आए थे, उसको एंड्रोनोवा संस्कृति भी कहते थे। यानी कि ऐसा हम मान सकते हैं कि वहां पर, यानी कि जहां से ये लोग आए थे वहां पर एंड्रोनोवा संस्कृति होती थी। ये दूसरी ईसा पूर्व सहस्त्राब्दी के आसपास पूरे मध्य एशिया क्षेत्र में फैले, और मध्य एशिया में जो है वहां से धीरे धीरे उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ जो है फैलना शुरू कर दिया था। दूसरे को, एक तो वो एंड्रोनोवा संस्कृति, और दूसरे को जो है बैक्टीरिया मर्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स संस्कृति का नाम दिया गया। यानी कि यहाँ पर जो है अलग अलग संस्कृतियां विकसित हुई थी। और इसका जो काल है 1900 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, इंडो ईरानी पीरियड का। इसके अलावा ये जो सांस्कृतिक क्षेत्र था ये अफगानिस्तान में भी फैला था, उधर पाकिस्तान आज का क्षेत्र, भारत में धीरे धीरे उन्होंने प्रवेश करना शुरू किया। और ऋग वैदिक काल की अगर हम भौगोलिक विस्तार की बात करें, जो हमें वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड किसे कहते हैं, जिस टाइम में जो वेद ग्रंथ लिखे गए थे। और ऋग वैदिक जो है ये सप्त सिंधु प्रदेश इसको माना जाता है। ऋग वैदिक आर्यों का ऐसा माना जाता है कि मुख्य निवास था, यानी कि स्पेशली यहाँ की जो जलवायु थी, यहाँ पर उनको सूटेबल, यहाँ पर कंफर्ट उनको महसूस हुआ, और उन्होंने यहीं पर सिंधु क्षेत्र में रहना शुरू कर दिया था। यानी कि 7 नदियों की भूमि, उस समय पर 7 नदियां कौन कौन सी थी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। यानी कि ये सभी नदियां, 5 नदियां जो जिनके नाम पर जो पंज आब यानी कि पंजाब का नाम पड़ा था, रावी, प्यास, सतलुज, और जो दो अलग थी, ठीक है, मतलब 2 नदियां और थी, झेलम, चिनाब। तो इसके साथ सिंधु मिला दिया, और सरस्वती, ये 7 नदियां मिलाकर सप्त सिंधु नाम दिया गया था इस पूरे क्षेत्र को। यहाँ पर अब ऐसा नहीं हम कह सकते कि सप्त सिंधु जो है वो पूरे भारत को कहा गया था, क्योंकि उस समय पर क्या होता था, एक पर्टिकुलर, उस समय पर कोई देश इस तरह से नहीं अलग अलग भागों में बटे थे, यानी कि उनकी बाउंड्री इतनी ज्यादा तय नहीं की गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सभी क्षेत्र आते थे, बांग्लादेश वगैरह। तो उस समय पर यहाँ पर पर्टिकुलर इस क्षेत्र को, जहां पर जो पंजाब, पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान का एरिया जहां से सिंधु नदी बहती है, तो उसको ही सप्त सिंधु कहा गया था। इस पूरे को एरिया को सप्त सिंधु प्रदेश का नाम दिया गया था। उस समय पर महत्व नदियां, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो रिवर थी वो थी सिंधु। सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो सबसे बड़ी नदी थी, लंबी नदी थी। दूसरा, यानी कि यहाँ पर सिंधु नदी जो है ये मेन नदी, यहाँ पर मेन सोर्स पानी का इसी को माना जाता है। इसके अलावा सरस्वती जो है इसकी सबसे पवित्र नदी माना जाता था, सरस्वती। इसकी जो बाउंड्री थी ऋग वैदिक काल की, ये अफगानिस्तान के कुबा नदी से लेकर पंजाब और हरियाणा तक फैली हुई थी। इस पूरे क्षेत्र को ही वैदिक, ऋग वैदिक सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। और इसी सप्त सिंधु प्रदेश में जो है वैदिक लोगों ने, यानी कि जो आर्य लोग थे, उन्होंने बसना शुरू किया, और इसी पर्टिकुलर एरिया को जो है ऋग वैदिक काल का नाम दिया गया था। इसके अलावा गंगा यमुना दोआब तक नहीं पहुंच पाए थे ये इंडो ईरानी लोग जो थे, आर्य लोग जो थे, ये गंगा यमुना तक पहुंचे ही नहीं थे। अब पंजाब की जो 5 नदियां हमने इस प्रमुख इसमें देखी इंपॉर्टेंट, उसमें उनके पुराने नाम क्या थे?
तो झेलम नदी का कई बार एग्जाम में पूछ लेता है मैच द कॉलम करने की तरह से। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम पुराने नाम की बात करें, तो विस्ता या फिर वितास्ता नदी जो है झेलम का पुराना नाम है, अक्सिनी चिनाब का नाम है, परुषणी रावी, विपाशा ब्यास और शतुद्री सतलुज। तो इन नदियों के पुराने नाम भी हमें थोड़े लर्न करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि उस समय पर, क्योंकि हमने देखा अभी कि संस्कृत भाषा उस समय पर ज्यादा थी और उस टाइम पर ऋग वैदिक काल की बात करें तो शब्दावली भी आज के समय से अलग थी। आज हम झेलम चुनाब रावी सतलुज ब्यास कहते हैं, लेकिन उस समय पर वितास्ता अस्किनी परुषणी विपाशा शतुद्री ये नाम से नदियों को बुलाया जाता है, यानी कि इनको हम सांस्कृतिक नाम भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो ऋग वैदिक लोग थे यानी कि जो आर्य लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर जो है कबीले बनाने शुरू किए। कबीले किस तरह से थे, लेकिन भारत में जो आर्य लोग आए थे ये एकदम से इनका प्रवेश नहीं हुआ था, अलग अलग चरणों में हुआ था। सबसे पहले चरण में क्या हुआ था, जो ऋग वैदिक लोग थे, सबसे पहले चरण में ऋग वैदिक लोगों का उल्लेख किया जाता है और इसको 1500 के आसपास माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास का जो एरिया यानी कि जो टाइम है ये ऋग वैदिक लोगों का था। उस समय पर उनका जो स्वदेशी निवासियों के साथ, यानी कि यहाँ पर जो स्वदेशी निवासी कौन होते हैं, जो भारत में रहते हैं, जहां पर रहते हैं वहीं के स्वदेशी हुए। यहाँ पर जो लोग थे उनके साथ काफी उनके मन मुटाव हुए, थोड़े बहुत तनाव हुए, संघर्ष हुए, जिन्हें दास दस्यु कहा गया। यानी कि बाद में जो है भारत के जितने भी यहाँ पर स्वदेशी लोग थे उनको दास बनाया गया, क्योंकि दास प्रथा यहीं से शुरू होती है। दास दस्यु यही नाम कहा जाता था उस समय पर। इसके अलावा प्राचीन ईरान का जो साहित्यिक ग्रंथ मिलता है उसमें भी दासों के बारे में पुष्टि की गई है। इसी वजह से जब हम हिस्ट्री को रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि ईरानी ग्रंथ भी पढ़ने पड़ेंगे, मतलब समझने होते हैं हिस्टोरियंस को, क्योंकि ईरान की तरफ से लोग भारत में प्रवेश होना शुरू हुए थे। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन आर्य की ही ये एक अलग शाखा थी, एक पुरानी शाखा थी। ये जो दासों की बात की गई है। इसके अलावा ऋग्वेद में भरत कबीले का भी उल्लेख किया गया, भरत नाम का जो कबीला है। अब इससे क्या पता चला कि अलग अलग कबीले बने हुए थे और उस समय पर कबीले ऐसे थे इन द सेंस कि पहले लोग जो है आपस में शिकार वगैरह या फिर आपस में इकट्ठा रहने के लिए एक साथ रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने शारीरिक संबंध बने, विवाह की प्रथा शुरू हुई और फिर उन्होंने कबीले बनाने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा ऋग्वेद में दस्यु भारत के मूल निवासियों के बारे में लिखा है कि जो दस्यु लोग थे, दस्यु को, दास को ही दूसरा नाम दस्यु कहा गया है, तो इनका मूल निवासी जो है दस्यु माने गए थे। और इन्हें हराने के लिए आर्यों को जो है ये इनको त्रासद्यु, यहाँ पर देख रहे त्रासद्यु कहा गया है आर्यन को, जिन्होंने भारत में आकर यहाँ पर जो है कब्जा किया था, यानी कि यहाँ के लोगों पर एक तरह से अपना कंट्रोल किया था, उनको जो है त्रादस्यु कहा गया है। इसके अलावा कबीलाई व्यवस्था पर आधारित समाज था। हमने अभी देखा किस तरह से ट्राइब्स बने होते थे। और फिर एक राजा होता था, मेन ऐसा कहा जाता है कि उनका जो कबीला था यानी कि कबीले बने थे उसका एक प्रधान होता था जो सभी एक तरह से फैसले वगैरह करता था। मेन हालांकि कबीले के सभी मेंबर उसमें भाग लेते थे, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो इतना पॉसिबल तो है नहीं कि हर एक व्यक्ति के द्वारा कबीले में यहाँ पर अपनी राय रखना और फिर उसकी राय मानी जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी लोगों के अलग अलग विचार होते थे। अभी आज भी हम देखते हैं अलग अलग लोगों के विचार रहते हैं, किसी की राय कुछ और हो सकती, किसी की और। तो ऐसे में जो है उस समय पर कबीले का एक गोपति होता था, राजन, उसको गोपति का नाम दिया गया था। और जो पद था ये वंशानुगत था, लेकिन शक्तियां इसकी सीमित होती थी। अब ऐसा नहीं है कि कबीले बना दिए और उनका जो प्रधान बना दिया वो जो चाहे वो कदम उठा सकता है, बिल्कुल नहीं। उसके पास कुछ लिमिट में पावर्स थी, यानी कि कुछ लिमिटेड शक्तियां थी उसके पास। और ये वंशानुगत, जैसे मान लीजिए आज ए व्यक्ति बना है, उसका पुत्र है बी, ये ए बना है प्रधान गोपति, कल को बी बन जाएगा ए की डेथ होने पर, और फिर बी के बाद सी बनेगा, सी के बाद डी बनेगा। इसी तरह अलग अलग जो कबीले हैं वो कबीले ही हमें भारत में मुख्य तौर पर जो है नेतृत्व करते हुए दिखते हैं। अब इनका काम क्या होता था, युद्ध में कबीलों का नेतृत्व करना और मवेशियों की रक्षा करना, ये गोपति का काम होता था। कि जब भी कभी युद्ध होता स्थानीय लोगों से या फिर बाहरी लोगों से, तो युद्ध जो होता था उसमें कबीले का नेतृत्व करते थे और जो मवेशी जो भी पशु वगैरह रखते थे उनका रक्षा की जाती थी। पशु क्यों रखे जाते थे, युद्ध की वजह से ही रखते थे।
इसके अलावा जो सातवां मंडल ऋग्वैदिक जो वैदिक ग्रंथ है उसका जो सातवां मंडल हमें क्या बताता है, उसमें लिखा है जो दशरथ युद्ध के बारे में लिखा है। और परुशनी रावी नदी के तट पर हुआ था ये दशरथ युद्ध। ये भरत कबीले के राजा सुदास और बाकी 10 कबीले का संघर्ष था। यानी कि एक तरफ था पूरा भरत कबीला जिसका उल्लेख हमें ऋग्वैदिक ग्रंथ में मिलता है, वैदिक ग्रंथ में। और दूसरा जो था 10 और यानी कि कबीले थे। 5 कबीले आर्यों के थे और 5 गैर आर्य थे, यानी कि कोई और कबीले बने थे किसी और संस्कृति के। तो इनका आपस में जो है संघर्ष हुआ था और इसमें जो है भरत की जो सुदास राजा था उसकी जीत हुई थी। और इसी वजह से हमें उल्लेख ऋग्वैदिक काल में मिलता है, मतलब वैदिक ग्रंथ में। अब ऐसा क्यों है, कुछ राज्यों का ही हमें उल्लेख मिलता है क्योंकि उस समय पर क्या है, कुछ प्राप्तियां जो थी उनको ज्यादा ही महत्व दिया जाता था। यानी कि जो लोग ज्यादा अचीवमेंट्स करते थे उनके बारे में ही हमें जो है कुछ इतिहास में ज्यादा देखने को मिलता है। आम जनता के बारे में भी हमें इतनी जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा लोकतांत्रिक कबीलाई संस्थाएं भी बनाई हुई थी वैदिक पीरियड में। तो संभ्रांत या फिर बुजुर्ग लोगों की एक संस्था बनाई जाती जिसमें आम लोगों की सभा होती थी और राजा का चुनाव किया जाता था आम जनता के द्वारा। इसमें विदाथा नाम की एक संस्था थी जो कि सैन्य धार्मिक चर्चा करती थी और जितना भी लूट का सामान होता था, यानी कि जितना भी आसपास से लूट का सामान होता है उनसे जो है उनका बंटवारा किस तरह से करना है ये विदाथा नाम की संस्था के द्वारा किया जाता है। ये आपको लर्न करना है, जैसे विदाथा, सभा या फिर गोपति, ये वर्ड पता होने चाहिए कि किसको प्राचीन काल में क्या कहा गया था। सभा में और विद्युत में महिलाओं की भागीदारी होती थी। अब उस समय पर क्या था, एक हमें ऐसा टाइम पीरियड देखने को मिला जहां पर महिलाओं को पूरी तरह से तो एक तरह से आजादी तो नहीं मिली थी लेकिन उनकी भागीदारी की जाती थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है कि उस समय पर प्राचीन इतिहास में भी कुछ लोग ऐसे थे जो महिलाओं को महत्व देते थे, महिलाओं की भागीदारी में विश्वास करते थे, यानी कि महिलाएं भी अपना विचार रख सकती थी। लेकिन इसमें दूसरी तरफ ये भी कुछ एविडेंस मिले हैं कि ये जो महिलाएं थी ये सिर्फ और सिर्फ ऊंचे घरों की या फिर बड़े बड़े घरों की या अमीर घरों की ही महिलाएं थी। यानी कि आम जो जनता थी, आम घर की जो स्त्रियां होती थी, उनको इतनी आजादी नहीं थी कि वो अपने विचार रख सके, सभा में पार्टिसिपेट कर सके, उनकी बात मानी जाए। यहाँ पर भी जो बड़ी बड़ी यानी कि बड़े बड़े घरानों से राजाओं महाराजाओं की जो महिलाएं होती थी सिर्फ वही यहाँ पर पार्टिसिपेट करती थी। इसके बाद यहाँ पर जो ऋग्वैदिक पीरियड है उस समय पर प्रशासन कैसे थे, अधिकारी कैसे थे। एक तो कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी ऋग्वैदिक पीरियड में। हमें जो ग्रंथ मिले हैं ऋग्वेद उसमें हमें जो है इसके बारे में जानकारी मिली है कि किस तरह से यहाँ पर जो है प्रशासन होता था। स्थायी सेना नहीं होती थी, अपनी मर्जी से ही कर वगैरह उन्होंने मतलब टैक्स सिस्टम चलाया हुआ था। और उसमें एक बलि नाम की भी होती थी, यानी कि टैक्स जो है टैक्स के रूप में बलि भी, पशुओं की जो बलि वगैरह वो भी दी जाती थी। इसमें कुछ पुरोहित होते थे, यानी कि अलग अलग जो है यहाँ पर ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, पुरोहित, सेनानी, वन ब्रजपति, ग्रामणी। तो इसमें पुरोहित जो थे ये मुख्य सलाहकार होते थे, वरिष्ठ या फिर विश्वामित्र जैसे जो है यहाँ पर हमें कुछ ऐसे नाम मिले हैं जो प्रमुख पुरोहित थे। इसके अलावा सेनानी कौन होते थे, जो सेना का नेतृत्व करते थे। और व्रजपति कौन थे, जो चरागाम भूमि का अधिकारी होता था, जहां पर भी पशुओं को चराया जाता था, उनके पशुओं के घास फूस वगैरह जहां जिस एरिया में होता था उस भूमि की पूरी देख रेख पूरा कंट्रोल करने का काम था व्रजपति को। इसके अलावा गांव और लड़ाकू टुकड़ियों का प्रधान होता था ग्रामणी, यानी कि एक तो गांव का प्रधान, पूरा मान लीजिए एक गांव था, गांव में अलग अलग कबीले होते थे, अब इन सभी का एक प्रधान होता था। और जितने भी लड़ाकू टुकड़ियां थी, यानी कि जो लड़ने वाली, एक तरह से हम सेना माने, सेना तो नहीं थी लेकिन लड़ने वाले कुछ अलग अलग बने थे ग्रुप्स, उनका जो हेड था यही होता था ग्रामणी। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में अगर हम देखें तो पशुपालन बहुत ज्यादा प्रचलित था, क्योंकि हमें पशुओं के बहुत तरह के हमें एविडेंस मिले हैं कि जो पशु पालते थे लोग उस समय पर पशु को मेनली वहां पर जो है युद्ध के लिए पाला जाता था। और ऋग्वैदिक आर्यों का इसको भौतिक जीवन मान सकते हैं, भौतिक जीवन की एक शाखा है। इन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय जो है घोड़े,
इसके अलावा रथ और कुछ कांसे से बने कुछ हथियारों को दिया है कि जितनी भी उनकी विजय हुई है, यानी कि जितनी भी उनकी जीत हुई है, ये सब इन पशुओं की वजह से और या फिर कुछ हथियारों की वजह से हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2300 में, यानी कि 2300 ईसा पूर्व में सबसे पहले कोकेशिया में पहली बार स्पोक वाले पहिए की शुरुआत की गई थी। और उस समय पर जो पश्चिमी भाग में राजस्थान में कुछ खेतरी के खदानों में कुछ बसे था एरिया, वहां से भी यानी कि तांबा निकाला जाता था और उसका इस्तेमाल किया जाता था कुछ हथियार वगैरह बनाने के लिए। और ये अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था पशुपालन उनका। इसके अलावा गाय जो थी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी। इसे अघन्या यानी कि ना मरने योग्य माना गया था कि ये कभी मर नहीं सकती। युद्ध को गविष्टि कहा जाता था, यानी कि गायों की खोज। अमीर व्यक्ति गोमत उनको मानते, उनका नाम था। और समय को गोधुली। गविष्टि क्या होती, गायों की खोज। युद्ध को क्यों कहा गया, क्योंकि जब युद्ध होता था उस समय पर क्या होता था, लोग एक दूसरे के जो कबीले थे या फिर जो अलग अलग ग्रुप्स बने थे जिनका भी आपस में युद्ध होता, वो एक दूसरे की गायों को छीन लेते थे, ताकि ऐसा माना जाता था कि जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होंगी वही सबसे शक्तिशाली या फिर अमीर कबीला है या फिर अमीर व्यवस्था उन्नति है, यानी कि उनको अमीर लोगों में माना जाता था। एक तरह से गाय को उस समय पर जो है लग्जरी लाइफ में ऐड किया गया था कि गाय होने से उस व्यक्ति के पास बहुत सारी पावर है, शक्ति है। इसके अलावा यहाँ पर देखें, गाय और जो दासियां थी, दासियां भी होती थी। और भूमि कभी भी नहीं होती थी उस समय पर, यानी कि जो पुजारी को जो उपहार दिए जाते उसमें भी गाय होती थी। दासियों का भी उपहार दिया जाता था। अब देखिए दासियों को उपहार क्यों दिया जाता था, ऐसा हमें एविडेंस हमें मिला है कि कुछ मतलब कि ग्रंथों में मिला है, जो ग्रंथों में लिखा गया है कि जो दासियां थी वो भी उपहार में दी जाती थी ताकि वो पुरोहितों की सेवा वगैरह कर सके। और इसके अलावा उस समय पर हथियार वगैरह तो नहीं दिए जाते थे। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक लोगों ने, जो ऋग्वैदिक लोग थे, उन्होंने चराई, खेती और आवास के लिए अपनी भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेकिन इतनी उनकी निजी संपत्ति व्यवस्थित नहीं थी, यानी कि इतनी ज्यादा उन्होंने व्यवस्था के साथ अपनी भूमि नहीं रखी होगी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथ निर्माता, इसके अलावा चर्मकार, कुम्हार, बुनकर जैसे कारीगरों का उल्लेख भी किया जाता है। इससे क्या पता चलता है कि वहां पर अलग अलग तरह के शिल्प कार्य भी किए जाते थे। शिल्प कला भी बहुत ज्यादा प्रचलित थी। तांबे या फिर कांसे के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द अयास, यानी कि एक शब्द है अयास। अयास से क्या पता चलता है कि धातु के काम काज की जानकारी थी उनको। और कुछ नियमित व्यापार भी था उनका एक कंट्री या फिर एक कबीले से दूसरे कबीले के साथ। इसके अलावा कृषि की बात करें तो गौन यानी कि सेकेंडरी काम था। मुख्य फसल क्या होती थी, जौ, जिसको यव कहा गया है ग्रंथों में। लकड़ी के हल का प्रयोग किया गया था, हमें कुछ एविडेंस भी मिले लकड़ी के हल के। इसके अलावा धातु का जो अयस है उससे पता चलता है, तांबा कांसे के बारे में नॉलेज थी। लेकिन लोहे की खोज उस समय पर नहीं हुई थी, क्योंकि वो आगे चल के लोहे की खोज होती जब मगध साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है। इसके अलावा व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। जैसे एक व्यक्ति से आलू ले लिए, दूसरे के पास कपड़ा था तो एक ने कपड़ा दे दिया, दूसरे ने आलू। इस तरह से दोनों की जरूरतें जो है पूरी हो गई थी, तो इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा पनी यानी कि व्यापारी जो मवेशी चुराने के लिए भी कुख्यात थे। एक तरह से जो व्यापारी होते थे वो मवेशी वगैरह भी चुरा लेते थे, उनका व्यापार करते थे और फिर उनसे ही उनकी जो है आय होती थी। उस समय पर भी हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में भी लोगों का जो कार्य था वो काफी अलग अलग होता था, यानी कि काफी ज्यादा डाइवर्सिटी उस समय पर भी पाई जाती थी। इसके अलावा सामाजिक संरचना की बात करें तो बाद का जो काल है, जैसे काफी ज्यादा असमानताएं नहीं थी। जैसे बाद में हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड जो है, सॉरी हाँ ऋग वैदिक पीरियड, जो लेटर ऋग वैदिक पीरियड है उसमें हम देखते हैं किस तरह से अलग अलग जो है जात बनाई गई थी, यानी कि किस तरह से अलग अलग लोगों के द्वारा विचार धारणा यानी कि भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं। दास वगैरह उनकी जो सेवा करते थे, उनका मतलब काम वगैरह हर प्रकार का उनकी जो काम करते थे उनको दास कहा गया था। ये बाद के हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुल जो था वो परिवार की सबसे छोटी इकाई होती थी। संयुक्त और पितृसत्तात्मक उस समय पर प्रक्रिया चलती थी, यानी कि पिता की ही बात जो है मानी जाती। पितृसत्तात्मक यानी कि पिता का ही वंश आगे चलता था प्रॉपर, ठीक है। तो इसी वजह से इसको पितृसत्तात्मक उस समय पर जो है समाज था। इसके अलावा केवल आर्य और दास्यु मूल निवासी के बीच होते थे।
ये मूल निवासियों के बीच था। काम के आधारित, जैसे कि योद्धा को राजनय, पुरोहित को ब्राह्मण और सामान्य लोग जो इनको विष माना जाता था, काम आधारित लोगों को जो है अलग अलग पद दिए जाते थे। हालांकि उस समय पर हमें पूरी तरह से सामाजिक भेदभाव देखने को नहीं मिला, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो आर्य लोग थे वो खुद को काफी सुपेरियर मानते थे और ऐसा मानते थे कि जो यहाँ के लोग हैं, भारत के जो स्वदेशी लोग हैं, उनको रहना सहना नहीं आता, उनको किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है। तो जो ऋग वैदिक लोग थे, यानी कि जो आर्य लोग आए थे जब भारत में, उन्होंने खुद को काफी ज्यादा सुपीरियर माना और इसी वजह से उन्होंने इन लोगों से जो है लड़ाइयां करनी शुरू कर दी। मीन्स की तनाव बढ़ने शुरू हुए, फिर इन्होंने यहाँ पर कबीले बसाने शुरू कर दिए और यही कि इनकी शाखा एक जो है हमें यही भारत में ही हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था का उदय जो है ये हमें जानकारी मिलती है 10वें मंडल से, ऋग्वेद के सबसे अंत में जोड़ा गया था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो 10वां मंडल था, इसको हो सकता है बाद में कुछ पुरोहितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा कुछ मॉडिफाई करके ऐड कर दिया गया। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में जो है वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। इसमें पहली बार जो है 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जानकारी मिलती है कि किस तरह से जो ब्राह्मण थे इनको सिर्फ ग्रंथ वगैरह का अध्ययन करने का अधिकार था और संस्कृत भाषा का उपयोग यही कर सकते थे। इसके अलावा क्षत्रिय, जिसमें राजा वगैरह होते थे, जो हाँ राजा व्यापारी होते थे जो लोग, वो क्षत्रिय कैटेगरी में आते थे। वैश्य जो यहाँ पर जो है जॉब वगैरह करते थे, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब हम मान ले आज के समय पर, तो ऐसे लोग जो थे वो वैश्य थे। और शूद्र जो थे, जिनकी सबसे निचली जाति थी, यानी कि सबसे आम जनता हम मान सकते हैं, सबसे नीची जाति के लोगों को शूद्र माना गया था। और यहीं से समाज काम की बजाय जन्म आधारित विभाजन की तरफ मुड़ने लगा। यानी कि पहले क्या था, ये जो वर्ण बनाए गए थे ये काम आधारित थे, क्योंकि ब्राह्मण जो थे उनका काम क्या था, पूजा पाठ करना और यज्ञ वगैरह करना। क्षत्रिय क्या थे, राज भाग चलाना, यानी कि पूरा एक राज्य की व्यवस्था करना। वैश्य क्या थे, जो भी जॉब्स वगैरह करते थे उस समय पर, जो भी सरकारी अधिकारी होते थे। शूद्र क्या थे, जो सबसे निचले दर्जे का काम, जैसे कि साफ सफाई करना और मतलब कि हाँ साफ सफाई वगैरह करना, गांव की साफ सफाई करना, ये सभी काम, मेन काम इनका साफ सफाई का ही रहता था। और इनको जो है शूद्र कहा गया था काम के आधार पर। लेकिन धीरे धीरे अब ऐसा माना जाने लगा जन्म आधारित, कि जिस भी व्यक्ति का जन्म जिस वर्ण के घर में हुआ है वो उसी वर्ण का है। यानी कि चाहे वो जितने भी पूजा पाठ करा ले, चाहे वो कितना भी यज्ञ करा ले, लेकिन वो रहेगा उसी कैटेगरी में, यानी कि उसी वर्ण व्यवस्था में। इसके अलावा उस समय पर महिलाओं की स्थिति जो थी वो थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है ऋग वैदिक यानी कि वैदिक ग्रंथों से। जैसे कि शिक्षा का अधिकार था, उन्नयन, संस्कार और शिक्षा का पूरा अधिकार दिया गया था महिलाओं को। इसमें कुछ विदुषी महिलाएं भी थी, स्कॉलर्स, यानी कि जिन्होंने आगे काफी मतलब अध्ययन किया था, काफी उनको नॉलेज जानकारी थी, जिसमें लोपा मुद्रा, घोषा, अपाला, सिकता, इन्होंने मंत्रों की रचना भी की थी। और इस समय पर देखने को मिलता है कि ये जो महिलाएं हैं इनकी स्थिति थोड़ी अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर भी कुछ महिलाएं ये वही हैं जो काफी बड़े बड़े घराने से बिलोंग करती हैं। अगर कोई भी बाल विवाह या फिर पर्दा प्रथा ऐसी नहीं थी उस समय पर प्रथा, नियोग प्रथा और विधवा विवाह की भी अनुमति थी। अगर कोई महिला विधवा हो जाती तो वो फिर से विवाह कर सकती थी। उस समय पर अगर देखा जाए तो समाज पूरी तरह से इतनी समाज में बुराइयां प्रचलित नहीं थी जितनी बाद में धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती। इसके अलावा प्रकृति के देवता, यानी कि लोगों के अपने बिलीव्स थे, उस समय पर प्रकृति की पूजा करते थे। शक्तियों का मानवीकरण था, जैसे कि इंद्र को पुरंदर, यानी कि इसको सर्वोच्च देवता माना गया था और वर्षा या फिर किले तोड़ने वाला देवता है। और इसके 250 सूक्त लिखे गए हैं वैदिक ग्रंथ में इंद्र को लेकर, यानी कि जो वर्षा कराने वाला देवता। इसके अलावा अग्नि, इसको दूसरा दर्जा दिया गया था, मनुष्य और देवताओं के बीच ये मध्यस्थता कराने वाला। और 200 सूक्त मिलते हैं अग्नि देवता के। इसके अलावा वरुण जल का स्वामी था और ऋत, यानी कि नैतिक व्यवस्था के नियामक थे। ये जल का देवता जो है वरुण कहा गया, अग्नि का देवता अग्नि, और जो वर्षा का देवता है इंद्र। इन तीनों की अलग अलग मान्यता होती थी। इसके अलावा पूजा का उद्देश्य क्या था उस समय पर, जो लोग करते थे ये यज्ञ और मंत्रोच्चारण मोक्ष के लिए नहीं करते थे उस समय पर। प्रजा, यानी कि बच्चों की प्राप्ति या फिर संपत्ति के लिए, या फिर गायों की डिमांड करते थे बच्चों की, या फिर धन की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ की जाती थी। और पशु जो थे ये मवेशियों की रक्षा करते, और इससे क्या होता वृद्धि
उनकी आगे वृद्धि होती थी। क्योंकि उस समय पर जो युद्ध होते थे वो सभी पूरी तरह से डिपेंड होते थे पशुओं पर, यानी कि पशुपालन, किसके पास कितनी गाय, रथ, घोड़े वगैरह हैं, वही व्यक्ति यानी कि विजयी होता था, जिनके पास ज्यादा पशु होते थे, संपत्ति होती थी। और इसी वजह से जो भी पूजा पाठ किए जाते उसमें यही डिमांड की जाती थी। इसके अलावा रही यानी कि वेल्थ और गुड हेल्थ के लिए भी उनकी इच्छाएं होती थी। यानी कि ये सब जो है इनकी इम्पोर्टेंट डिमांड्स होती थी कोई भी पूजा पाठ को लेकर। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में जो हमने इम्पोर्टेंट तौर पर देखा, यही हमने देखा किस तरह से इनका जो कल्चर आगे डेवलपमेंट हुआ। आगे चलकर हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो पूरा वैदिक उत्तर वैदिक काल है उसमें कितनी ज्यादा बुराइयां प्रचलित हो गई थी, किस तरह से लोगों का शोषण भी किया जाता था। जो भी निचली जाति के लोग होते थे उस समय पर जाति व्यवस्था बननी शुरू हो गई थी। और इसमें जो यहाँ पर हमने देखा कि ये वैदिक पीरियड इतना महत्व मतलब इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है कि यहाँ पर जितने भी देवता वगैरह की पूजा की जाती थी, है ना, देवताओं को फिर कुछ ऐसा मतलब उनको खाना वगैरह भी अर्पित किया जाता था, सब्जी और जो भी जौ वगैरह उनको भेंट किए जाते थे। यहाँ पर अगर हम धर्म की बात करें, लेकिन ऋग्वैदिक काल में किसी भी अनुष्ठान या फिर बलि नहीं थी। यहाँ पर अगर हम देखें बलि की बात तो की गई, लेकिन यहाँ पर हमें विशेष तौर पर किसी भी बलि के एविडेंस नहीं मिले हैं अभी तक। इस शब्द की जो इतना महत्वपूर्ण यानी कि जो इसको नहीं माना गया था बलि को, लेकिन बाद में जो वैदिक काल उत्तर वैदिक काल आता है उसमें इन शब्दों को और ज्यादा मान्यता दी गई थी। और इसमें फिर धीरे धीरे आगे चलकर जो है काफी बदलाव भी हुए थे। पूरे इस काल के जितने भी हमने शब्दावली देखी थी उस पूरे में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो भूगोल इनका जो था ये सप्त सिंधु जो है नॉर्थ वेस्ट भारत, इसकी तरफ इनका भूगोल था। राजनीति कुल, ग्राम, विश्व और जन में बटी हुई थी। और ऋग्वैदिक में जो पशुपालन विशेष तौर पर गाय थी। इसके अलावा अयस यानी कि तांबा कांसा तो मिला लेकिन लोहा नहीं मिला। प्रकृति पूजा होती थी, इंद्र, अग्नि और वरुण की पूजा की जाती थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ऋग्वैदिक काल। उम्मीद करते समझ आ गया होगा। इसके बाद हम जो है उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से जो है प्राचीन से यानी कि एंशियंट से हम जो है मेडिवल इंडिया की तरफ, मेडिवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। आपको और अच्छे से स्टोरी समझ आनी शुरू हो जाएगी।